जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस चैप्टर वाइज डिस्कशन में केमिकल रिएक्शन एमसीक्यू के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एमसीक्यू का पहला पार्ट करा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे प्रश्नों को डिस्कस करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करना और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपका पहला स्टेटमेंट है H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ पे H2S की बात की जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई चीज हवा में जलता है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जलने के लिए आपको कौन सी गैस की जरूरत होती है? आप कहते हैं ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आपके स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जब H2S हवा में जलता है, इसका मतलब ये हुआ कि हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बनाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये वाटर और साथ ही साथ क्या बनाता है? SO2 गैस बनाता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ध्यान में रखिएगा कि SO2 को हम लोग कौन सा गैस कहते हैं? इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब सरल सा हुआ कि जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे स्टेटमेंट में भी यही कहा जा रहा है, यानी कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? आप कहेंगे सर पूरी तरह से सही है। आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि फेरस सल्फेट का अपघटन कैसे होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को क्या कर रहे होते हैं? अपघटित कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। क्यों? ताकि इसको उष्मा मिल सके, हीट मिल सके। जब आप फेरस सल्फेट को हीट देते हैं, यानी कि गर्म करते हैं या फिर इसको उष्मा प्रदान करते हैं, ये जो आपका फेरस सल्फेट है ये किस में टूट जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि ये आपका फेरस सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? Fe2O3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और साथ ही साथ किस में टूटता है? SO2 में, यानी कि जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। और फिर किस में टूट जाता है? तो SO3 में टूट जाता है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जहां पे आपका SO2 लिखा हुआ रहे उसको आप सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, जहां पे आपको SO3 लिखा हुआ मिले उसको आप क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ेंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फेरस सल्फेट का अपघटन होगा तो फेरस सल्फेट अपघटित होकर के क्या क्या बनाएगा? तो Fe2O3 बनाएगा, SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट ए है और आपका जो स्टेटमेंट बी है, दोनों ही क्या है? बिल्कुल ही सही है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जंग का रासायनिक सूत्र होता है। जी हाँ, जो हम लोग जंग की बात करते हैं उसी को क्या कहते हैं? तो रस्ट कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? तो गुरुजी जब लोहे से बने पदार्थों को हम लोग आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर में एक ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है और हम लोग कहते हैं कि लोहा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जा रहा है, यानी कि अभिक्रिया कर ले रहा है, जिसके वजह से उसके ऊपर में ब्राउन कलर का लेयर आ जा रहा है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जंग का रासायनिक सूत्र है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जंग का रासायनिक सूत्र फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है।
यही चीज आपको कहीं कहीं पे Fe2O3 XH2O लिखा हुआ मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो आपका XH2O है, यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वाटर, और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यही जंग का फॉर्मूला आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। दोनों ही फॉर्म आपको याद रखना है, आपको जिस टाइप से ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से आपको आंसर टिक कर देना है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोर लवण अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है बेयर्स अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है हॉल हेराल्ट अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास करवाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो NaCl है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये साधारण नमक भी कहलाता है, और इसी का रासायनिक नाम क्या होता है, आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड होता है। तो जरा सा आप ये बताओ कि जो आपका साधारण नमक होता है क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा नमक होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अच्छा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब नमक और पानी का घोल तैयार हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास करवाई जाती है, एक्चुअली में यहाँ पे NaCl और H2O का जो विलयन होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उससे बिजली पास करवाई जाती है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी NaCl एक लवण है, सॉल्ट है, और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो लवण का घोल हो जाएगा। और हम सबों ने कई दफा पढ़ा है कि जब भी किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तब वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वहां पे वैद्युत अपघटन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? वैद्युत अपघटन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? बिल्कुल। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो करके क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 10% NaCl है एक्चुअली में वो क्या है, तो गुरुजी NaCl और H2O दोनों का विलयन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को देखने के लिए एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में क्या करते हैं, तो जो हमारा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा NaCl और H2O है उसको डाल देते हैं। जब आप इसको इसमें डाल देंगे तो इसी बीकर में आप क्या लगाएंगे, तो गुरुजी इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड क्या होगा आपका, तो पॉजिटिव वाला होगा, दूसरा आपका क्या होगा, निगेटिव वाला होगा। ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो आपका निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ध्यान देंगे कि अब इस दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, तार से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक हम लोग बैटरी लगाएंगे, जिस बैटरी से क्या होगा, तो गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलेगी। जैसे ही इस NaCl और H2O के घोल से बिजली प्रवाहित होगी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब ये आपका NaCl क्या होगा, तो गुरुजी टूटना शुरू हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये जो आपका NaCl और H2O है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दही जैसा सफेद अपक्षेप दिखेगा। क्या दिखेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का दही जैसा सफेद अपक्षेप दिखेगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, तो गुरुजी क्लोरीन गैस रिलीज होगा, और फिर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं तब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत, यानी कि वैद्युत अपघटन के बाद आपको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है, और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और यही क्या होता है, आपका सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन होता है। आप सभी क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो हमारा NaOH है ये क्या है, एक प्रकार का बेस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग क्षार कहते हैं। और ये आपका क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्लोरीन गैस है, और वो क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस है। आप क्या देख रहे हैं कि जब 10% NaCl से आप बिजली प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, तो गुरुजी बेस मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। तो भाई मेरे आपसे तो यही चीज पूछा जा रहा है कि जब 10% NaCl से बिजली प्रवाहित की जाती है तब उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस अभिक्रिया के उपरांत हमको प्रतिफल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रतिक्रिया है या फिर अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, यानी कि क्लोर एल्कली रिएक्शन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जा रहा है तो आपको बेस मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि क्लोरीन गैस की प्रकृति कैसी होती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसकी प्रकृति निगेटिव होती है। कैसी होती है सर? निगेटिव होती है, यानी कि क्लोरीन जो है वो निगेटिव आयन बनाता है, जबकि आपका जो हाइड्रोजन होता है इसकी नेचर कैसी होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी ये पॉजिटिव आयन बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस किस पे उत्पादित होती है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है या नेचर होता है वो निगेटिव होता है, तो जाहिर सी है कि निगेटिव चीज किसके साथ जुटेगी? पॉजिटिव वाले के साथ जुटेगी। आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में आपने 2 इलेक्ट्रोड का भी यूज किया है, जिसमें आपका एक पॉजिटिव है जिसको आपने एनोड बोला है और दूसरा आपका क्या है? निगेटिव है जिसको आपने क्या बोला है? कैथोड बोला है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो क्लोरीन गैस होगा वो पॉजिटिव यानी कि एनोड पे आकर के क्या हो रहा होगा? उत्पादित हो रहा होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस आपको किस इलेक्ट्रोड पे देखने को मिलेगी? आप कहेंगे कि गुरुजी एनोड पे देखने को मिलेगी। किस पे मिलेगी? एनोड पे देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन गैस है इसका नेचर कैसा है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो गुरुजी ये कैथोड पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी? कैथोड पे। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर देखने को मिलेगी और जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कहां पे देखने को मिलेगी? तो गुरुजी कैथोड पर देखने को मिलेगी। और साथ ही इसमें क्या बनेगा? तो गुरुजी क्षार बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगा और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में क्लोर लवण अभिक्रिया दिया हुआ है, तो भाई मेरे ध्यान में रखेंगे कि क्लोर लवण अभिक्रिया आपका किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। आपका तीसरा ऑप्शन है बेयर्स अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है हॉल हेराल्ट अभिक्रिया। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बेयर्स रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी बेयर्स रिएक्शन का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में किया जाता है, जहां पे कीटोन से हमको क्या प्राप्त करना होता है? एस्टर प्राप्त करना होता है। तब हम लोग क्या करते हैं? बेयर्स रिएक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे जो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेयर्स रिएक्शन और हॉल हेराल्ट अभिक्रिया, एक्चुअली में ये क्या है? तो गुरुजी एक्चुअली में बेयर्स प्रोसेस है। क्या है? बेयर्स प्रोसेस है। और साथ ही साथ क्या है? तो जो आपका हॉल हेराल्ट अभिक्रिया की बात की जा रही है वो भी क्या है? आपका एक विधि है, हॉल हेराल्ट प्रोसेस है। आप कहेंगे सर किस चीज के लिए प्रोसेस है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एल्युमिनियम के अयस्क से एल्युमिनियम को जो निकाला जाता है उसी प्रोसेस में आपका बेयर्स प्रोसेस और हॉल हेराल्ट प्रोसेस का क्या किया जाता है? यूटिलाइजेशन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली बेयर प्रोसेस में क्या होता है? तो एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं उसको शुद्ध किया जाता है और यहाँ पे शुद्ध करने के लिए एल्युमिनियम अयस्क से क्या मिलाया जाता है? तो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। जब आपका एल्युमिनियम का अयस्क पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उसको फिल्टर करके फिर उसको हॉल हेराल्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पे शुद्ध अयस्क से क्या निकाला जाता है? तो गुरुजी एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो आप सरल शब्दों में याद रखें कि आपका बेयर प्रोसेस और हॉल हेराल्ट प्रोसेस इस दोनों का ही यूज कहां पे किया जाता है? तो एल्युमिनियम अयस्क से एल्युमिनियम को निकालने में किया जाता है। जहां पे बेयर प्रोसेस का यूज किस लिए होता है? तो एल्युमिनियम अयस्कों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? तो भाई मेरे ध्यान में रखना कि एल्युमिनियम का पहला अयस्क जो सबसे आपका पॉपुलर है वो कौन सा हो जाता है? बॉक्साइट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बॉक्साइट हो जाता है। और आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, आप कहेंगे बॉक्साइट। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कोरंडम जो है वो भी क्या होता है? एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। और साथ ही साथ जो क्रायोलाइट होता है ये भी क्या होता है? तो गुरुजी एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है, यानी कि ओर होता है। तो आप ये तीनों ही अयस्क ध्यान में रखिए, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। वो रिएक्शन है आपका कि BaCl2 जब रिएक्ट करता है Na2SO4 के साथ तब ये क्या बना लेता है? तो BaSO4 और साथ ही साथ 2NaCl बनाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपका रिएक्शन है ये किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी रिएक्शन की चर्चा आपने कल के सेशन में भी करा था और हम सभी कह सकते हैं कि यहाँ पे बेरियम प्लस होगा, क्लोरीन माइनस होगा, सोडियम प्लस होगा, सल्फेट माइनस होगा। और यहाँ पे जो हमारा प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट बनेगा वो किसके चलते बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आयनों के विनिमय के चलते बनेगा। किसके चलते बनेगा? आयनों के विनिमय के चलते बनेगा। और आप फिर से कहेंगे कि जहां भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा होगा वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा।
कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। तीसरा है फोटोलिटिक अपघटन, आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। और आप सभी कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर पहला ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो मैंने आपको कल भी बताया है, हालांकि अभी भी आप एक बार फिर से सुन लीजिए। ध्यान में रखेंगे कि जब किसी मोस्ट क्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से लेस क्रियाशील तत्वों को यौगिकों से विस्थापित कर दिया जाता है तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो बड़ा ही सरल है कि जब कोई आपका बड़ा यौगिक का अणु टूट करके छोटे छोटे यौगिक के अणु का निर्माण करता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में फोटोलिटिक अपघटन है, तो ये क्या होता है? तो मेरे मित्र मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी आपको बता रहा हूं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो अपघटन में उष्मा की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग तापीय अपघटन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जिस अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। और अभी जस्ट आप सबों ने वैद्युत अपघटन देखा है कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन से आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाता है? टूट जाता है और क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो वहां पे जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके चलते? तो आप कहेंगे विद्युत के चलते, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वैद्युत अपघटन हो जाएगा। और तीसरा ध्यान में रखिएगा कि सूर्य प्रकाश के चलते भी क्या होती है? अपघटन की प्रक्रिया होती है। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोलिटिक अपघटन या फिर प्रकाश वैद्युत अपघटन कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग प्रकाश वैद्युत अपघटन कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अपघटन प्रक्रिया है या अभिक्रिया है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका तापीय अपघटन जिसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत अपघटन कहते हैं। और तीसरा होता है फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन जिसको हम लोग प्रकाश वैद्युत अपघटन कहते हैं। आप कहेंगे फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ओजोन अणु है ये आपके वायुमंडल में किस में टूट जाता है? तो गुरुजी ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ओजोन का वायुमंडल में ऑक्सीजन में विघटित हो जाना किस रिएक्शन का उदाहरण है? आप कहेंगे फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में जो आपका ओजोन गैस होता है उस पे जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ता है वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूट जाता है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन में टूट जाता है। और ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? प्रकाश वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr से सनलाइट पास करवाते हैं तो आपका ये क्या होता है? तो गुरुजी ये सिल्वर और ब्रोमीन यानी कि Br2 में टूट जाता है। और ये अभिक्रिया भी आपका क्या कहलाता है? तो गुरुजी प्रकाश वैद्युत अपघटन कहलाता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप सिल्वर क्लोराइड से क्या करते हैं? सनलाइट पास करवाते हैं तो ये भी आपका क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। और ये भी आपका क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत अपघटन कहलाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है इस दोनों का ही यूज कहाँ पे किया जाता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका किस 2 रिएक्शन का यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन और सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, इन दोनों का ही उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। या कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आपके ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड नहीं रहेगा, सिल्वर क्लोराइड रहेगा, तो आप सिल्वर क्लोराइड को आराम से टिक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभिकारकों को मुक्त करते हैं, दूसरा ऑप्शन है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन है अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं और चौथा ऑप्शन है अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कर देते हैं। क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसकी बात की जाएगी, उत्प्रेरक की बात की जाएगी, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। उत्प्रेरक जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है और इसका मेनली केमिकल रिएक्शन में काम क्या होता है, तो गुरुजी ये रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेनली इसका काम क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ध्यान में रखिएगा कि इसका सबसे मेन काम ये भी होता है कि अगर अभिक्रिया की गति धीरे है तो उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर अभिक्रिया की गति बहुत ज़्यादा तेज है तो उसको ये क्या करेगा, तो गुरुजी घटा देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो आपका उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये भले ही रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे कि उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है सर, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। साथ ही अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि इस उत्प्रेरक की खोज किसने करा था, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस उत्प्रेरक पदार्थ की खोज जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा था। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अभिकारकों को मुक्त कर देता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, न कि ये अभिकारकों को मुक्त करता है। तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है कि अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। आप कहेंगे हाँ सर ये सही है, क्योंकि आपने भी बताया है कि जो आपका उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो घटा सकता है या फिर क्या करेगा, तो बढ़ा सकता है। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, जबकि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय करने का मतलब हुआ इनएक्टिव कर देना, जबकि ये अभिक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आप कहेंगे गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है कि अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कर देता है, यानी कि रिवर्सिबल बना देता है। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। तो आप बताइए कि उत्प्रेरक के बारे में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी कहेंगे कि जो हमारा ऑप्शन बी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है, ये क्या है, उत्प्रेरक के बारे में सही है। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो दी गई प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, दूसरा है आपका दोगुना विस्थापन, तीसरा है संयोजन, चौथा है विस्थापन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये किसके साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, वाटर के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। और ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 बना ले रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो दो आपका पदार्थ है वो आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण कर ले रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया में दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुट करके केवल और केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। और हम कह सकते हैं ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है ये कौन सा है, आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CaO + H2O CaOH2 दी गई प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। आप कहेंगे संयोजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो आपका CaO है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका CaO होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है और इसको आप पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तब तो ये बुझ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या कहा जाता है, तो गुरुजी इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, जबकि आपका जो CaOH2 है इसको क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग घरों में क्या करते हैं, तो सफेदी के लिए करते हैं। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो घरों में सफेदी के लिए करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घरों में पुचारा करते हैं तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर होता है, परत होता है, वो कहाँ पे रह जाता है, तो सर जी दीवार पे रह जाता है। आप देखते होंगे कि जिस दिन चूना होता है उस दिन आपके घर में कोई चमक दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा चमक दिखाई पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके दीवार में एक लेयर के रूप में लगा हुआ है, ये क्या करता है, तो CaOH2 एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है, एक पतला परत बना लेता है, जो कि आपका क्या होता है, संगमरमर का फॉर्मूला होता है। और हम लोग कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगमरमर का एक पतला परत बना लेता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है, जो कि हमको क्या दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके चलते जो आपका पुचारा किया हुआ घर रहता है वो आपको ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो।